अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों पर ISPR की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करने जा रहे हैं। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमलावर होने के हवाले से धमकियाँ दी जा रही हैं और दूसरी जानिब से ये दौरा, आखिर इस दौरे का एजेंडा क्या है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ट्रंप की जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान पेश किया गया और ये भी कहा गया कि इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और यूं ही हमास इस पर मुत्तफिक होगा तो गज़ा में इसराइली हमले रोक दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? गज़ा पर जो अमन मनसूबा ट्रंप की जानिब से पेश किया गया है उस पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? मिस्र में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए हैं और ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरे के दौरान सरमायाकारी और मुख्तलिफ उमूर पर बात की जाएगी। पाकिस्तान के लिए मज़ीद तरक्कियों की राहें जो हैं वो खुलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 जो है इस पर बात की जाएगी और ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा और कितने पाकिस्तानी जो हैं अभी तक सऊदी अरब में मुलाजमतें कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में जो है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कितने मौका फराहम किए जाएंगे, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, भारत की फ़ौजी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पर दोबारा एक बार हमला किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं भारत की जानिब से जो धमकी अमेज़ बयानात जारी किए जा रहे हैं? पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया। ISPR ने जवाब भी दिया है कि अगर कुछ मिस एडवेंचर भारत करता है तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं इस नई सूरत हाल पर, आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर योर चैनल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो सूरत हाल है वो ये है कि हिंदुस्तान अपनी मई की हजीमत का बदला उठाने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगा। मेरी असेसमेंट ये है। ये कार्रवाई अभी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। जो सऊदीया पाकिस्तान की दिफाई डील हुई है इसके तनाज़ुर में मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को थोड़ा सा तामुल का सामना होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अपनी किसी भी कार्रवाई से बाज आएगा, क्योंकि इंडिया अंडर मोदी इज अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एरोगेंट कंट्री और वो किसी तरह भी कोई चीज़ को स्टेज मैनेज करके अपना जो न्यू नॉर्मल उसने सेट करने की कोशिश की, उस न्यू नॉर्मल के मुताबिक पाकिस्तान प्रॉपर पर हमला करने की कार्रवाई करेगा। जो मई में कुछ चीज़ें नई हुई हैं वो ये है कि मई में पहली दफ़ा जो है आर्म ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। मई में पहली मरतबा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं और हिंदुस्तान की तरफ से मिसाइल के इस्तेमाल में पहल की गई है। और वो पहल इस वजह से की गई थी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मुअस्सर कार्रवाई थी उसकी वजह से उनको अपने रफाइल के फ्लीट को ना सिर्फ ग्राउंड करना पड़ा, बल्कि वो बॉर्डर से 300 किलोमीटर तकरीबन पीछे ले गए थे, हमारे मिसाइल की रेंज से बाहर ले गए थे। तो इसकी वजह से उनका फिर इंसार जो था वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ आ गया था। बहरहाल ये एक इंतहाई खतरनाक डेवलपमेंट है जिसकी शुरुआत ये हिंदुस्तान ने की है, लेकिन और ये न्यू नॉर्मल जो है ये खित्ते के अमन के लिए बिल्कुल किसी तरह भी ये बेहतर नहीं है। जो हिंदुस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनके आर्मी चीफ ने कहा है, उनके एयर चीफ ने कहा, उनके वज़ीर दिफा ने कहा है, तो ये बहुत इंसेंडरी बयानात है और ये बहुत खतरनाक बयानात है। लेकिन जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये जैसे आपने जिन बयानात का जिक्र किया और जिस तरह से वो बार बार अपनी कामयाबी का झूठा ढंढोरा पीट रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किन मकासद के तहत अब ये कैंपेन उन्होंने दोबारा शुरू की है? देखिए, मैं उसी की तरफ आ रहा था और मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि हिंदुस्तान सबसे पहले एक जिंगस्टिक माहौल पैदा करता है जी, और उस जिंगस्टिक माहौल में वो एस्केलेशन को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाती है, एस्केलेशन की लैडर को ऊपर जाके बैठ जाता है और एस्केलेशन की लैडर से नीचे उतरने के लिए, अपनी हजीमत को मिटाने के लिए वो किसी न किसी फौजी कार्रवाई का इर्तिकाब करता है।
और उस फौजी कार्रवाई के नतीजे में खित्ते में डिटरेंस जो है वो फेल हो जाता है, और डिटरेंस के फेल होने से दोनों ममालिक खतरनाक हद तक एस्केलेशन में चले जाते हैं। मैं अपनी राइटिंग्स में और अपनी अपीयरेंस में एक बात हमेशा कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक मजबूत दिफाई उनका जो है कोहोर्ट है या ग्रुप है, जो इस बात पे यकीन करता है, यकीन रखता है कि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ओवरहैंग के बावजूद, यानी दोनों मुल्कों के न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशन के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतकामाना जो रिवायती जंग है उसकी गुंजाइश मौजूद है। अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग दे बिलीव कि कन्वेंशनल वार का स्कोप या स्पेस मौजूद है। ये एक बहुत खतरनाक फैलेसी है और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि दोनों ममालिक की कार्रवाई की सूरत में इनएविटेबली मैं समझता हूँ कि अगर जंगी कार्रवाई ज्यादा हो जाती है तो ये लामहला तौर से न्यूक्लियर वार की तरफ जाएगी, जो कि खित्ते के लिए ममालिक, दोनों ममालिक के लिए और दोनों ममालिक के लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक है। अच्छा सर, आपने अपनी गुफ्तगू में अभी जिक्र किया था कि पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के बाद थोड़ा तामुल कर लेगा लेकिन जंग करेगा ज़रूर। लेकिन आप ये फरमाइएगा कि क्या अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस मुआहदे के बाद के एक पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा और इंडिया में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, 40 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे सऊदी अरब की, तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है कि सऊदीया की इतनी इन्वेस्टमेंट है उसके बावजूद वो उस पर हमला कर दे? देखें, जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है तो लड़ाई दो सूरतों में होती है, और लड़ाई की जो दूसरी सूरत है ज़्यादा खतरनाक होती है। एक लड़ाई वो होती है जो प्री प्लान लड़ाई होती है, एक वो लड़ाई होती है जो कि मिस कैलकुलेशन के ऊपर बेस करती है, मिस कैलकुलेशन से निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो जारहाना फौजी कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा हो सकती है, जिसमें मोदी अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और मसल्ह अफवाज, हिंदुस्तान की मसल्ह अफवाज अपनी हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड लड़ाई का खतरा मोल सकते हैं। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है, तो इस दिफाई मुआहदे के तहत मैं ये समझता हूँ कि जो लीवरेज है वो सऊदी अरब के पास है, तीन वजूहात की बिना पर। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो 20% ऑयल की इम्पोर्ट्स है हिंदुस्तान की वो सऊदी अरब से आती हैं, और यूक्रेन के ऑयल में थोड़ा सा, रूस के ऑयल में थोड़ा सा जो स्नैक्स आ गए हैं, और ईरान से उसकी जो सप्लाई वो थोड़ी सी मुतासिर हुई है। तो तेल के लिए हिंदुस्तान का इस वक्त तकरीबन 1/5 अब उनकी इम्पोर्ट जो है सऊदी अरब पर डिपेंडेंट है। 2.8 मिलियन जो है इंडियन जो सऊदी अरब में काम करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो जानते बूझते हुए भी रैशनल तरीके से अगर वो सोचेगा तो वो रिस्क लेगा। However, जैसे कि मैंने कहा, हजीमत को मिटाने के लिए, बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि हजीमत को मिटाने के लिए भारत जो है इस किस्म के बयानात दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब को सियासी दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है भारत में, तो शायद ये भी एक वजह है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे। लेकिन हमने देखा कि अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भारत जा रहे हैं, तो ये जो विज़िट है उनका आप क्या समझते हैं, ये भी इसी चीज़ का शाखसाना है, इसी जंग के पेश नज़र हो सकता है आगे जाके कोई प्लान या कोई मंसूबा बंदी होने जा रही है? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालिबान हुकूमत को ये चीज़ वाज़े की थी कि उन्हें खारजियों में से, दहशतगर्दी में से या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। तो ये जो विज़िट है, ये दौरा है तालिबान वज़ीर ख़ारजा का, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू द विजिट ऑफ अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब का जो हिंदुस्तान का विजिट है। मुत्तकी साहब की तरफ से मैं समझता हूँ कि इस्लामी इमारात की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से दो ऐसी गलतियों का इर्तिकाब किया गया है जो कि मेरे ख्याल में एक दोस्त मुल्क के होने के हवाले से और पाकिस्तान की पोजीशन है या पाकिस्तान लीडर को सपोर्ट किया, उसके हवाले से नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये थी कि जयशंकर साहब और मुत्तकी साहब में मई की जो एस्केलेशन थी उसमें टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। अगरचे वो जयशंकर साहब की दरख्वास्त पे हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में मुत्तकी साहब के लिए उस कॉल को रिसीव करना या बातचीत करना मुनासिब नहीं था। अब उनका हिंदुस्तान जाना जो है, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए गालबन कि हमारे पास और ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि तालिबान रजीम जो है वो इतनी स्टेट क्राफ्ट में स्कूल नहीं है, डिप्लोमेसी का या उसके नुआंसेस का उनको इतना पता नहीं है। बहरहाल
ये एक गैर फ्रेंडली कदम है अफगान हुकूमत का, और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की लाइनअप है। मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं नहीं ये समझता कि ये किसी किस्म की लाइनअप पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है या अफगानिस्तान उस लाइनअप का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल अगर आप इसको मारूदी तौर से देखें तो ये एक अनफ्रेंडली कदम है अफगान हुकूमत का। जी अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा, मैं वापस आपको उसी इंडिया के मौजू पे लेके जाऊंगा कि JF-17 थंडर जो है उस पे अब जो रूस की तरफ से नए इंजन भी दे दिए गए हैं, तो वहाँ इंडिया में तो वैसे सफ़े मातम बिछी हुई है, और जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने, शाहीनों ने हाल किया था, तो अब एक ये सूरत हाल कि क्या अब वो अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करते हैं तो हमारे शाहीन तो तैयार हैं। तो आप क्या नहीं समझते, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया है कि अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो जंगी तैयारों के मलबे में हम इंडिया जो है उसको दफन कर देंगे। बहरहाल हिंदुस्तान को इस बात का इदराक है कि जो नेटवर्क, जो किल नेटवर्क थे हमारे, जो मई में हमने डिस्प्ले किए हैं, और DGSPR ने जो कहा था कि इसके अलावा हमारे तर्किश में बहुत सारे और तीर हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए थे। साइबर अटैक हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च किया गया था, एयरफोर्स ने जवाब दिया था, हमारे मिसाइल गए थे शाहीन, और दोनों शाहीन, एयरफोर्स के शाहीन और शाहीन मिसाइल और फतह मिसाइल की सीरीज जो गई थी हमने, तो ये एक बड़ा पोटेंट किस्म का रिस्पॉन्स था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान दोबारा इस तरह की गलती करेगा तो जिस तरह के आपको फीलर्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो जवाब है वो इंतहाई डेडली होगा, इंतहाई डेडली होगा। और मैं ये मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त थिंकिंग ये है, जो आपकी फौज है या जो आपके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें थिंकिंग ये है कि वो दुनिया जिसमें पाकिस्तान नहीं है, उस दुनिया का कोई वजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान किसी तरह से एस्केलेट करेगा तो ये एस्केलेशन रुकेगी नहीं, और इसका शाखसाना भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान को, और हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में हमें उसके लिए ज़हनी तौर से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इज्जत की ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी ज़िंदगी से बहुत अच्छा सर, इज्जत की ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। तो इकबाल का एक शेर है, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं इकबाल के शेर पर ख़त्म करता हूँ। कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसका इदराक है और हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए। जी अच्छा सर, अब तो फतेह 4 का भी माशाल्लाह से हमने कामयाब तजुर्बा कर लिया है, तो अब तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारी पोजीशन मजीद बेहतर है। जी, आपकी मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में भी और जो क्रूज मिसाइल है दोनों की रेंज में, एक मिसाइल वो होता है जो खला में जाके आता है और एक मिसाइल वो होता है जो जमीन को हक करते हुए, जिसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना रडार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर वो हाइपरसोनिक स्पीड से हो, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है अल्लाह के फजल करम से, तो फिर उसको किसी किस्म का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान को इस चीज़ का अच्छी तरह पता है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, और पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल करम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी न्यूक्लियर वेपन्स की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। अच्छा, तो हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा। और मैं इसमें जो प्रोफेसर गाव है, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। जी जी। प्रोफेसर गाव ने आज एक बात कही थी चीन और अमेरिका के तनाजुर से, उसी बात को मैं पाकिस्तान के तनाजुर से कहूँगा कि हिंदुस्तान पहला शॉट तो फायर करेगा लेकिन दूसरा शॉट पाकिस्तान उसको फायर करने नहीं देगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कांग्रेस के रहनुमा है उद्दत राज, उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जदीद दौर के रावण हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि मोदी की पॉलिसीज तो ऐसी हैं जो खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, इंटरनल दबाव है मोदी साहब पे बहुत ज्यादा, तो ऐसे में वॉर अफोर्ड कर सकता है भारत? जैसा कि मैंने शुरू में बात कही थी, उनको मई में जो हजीमत उठानी पड़ी है और जो पॉलिटिकल कॉस्ट मोदी साहब को पे करनी पड़ी बहुत ज्यादा है, तो वो किसी तरीके इस सिचुएशन को रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस रिड्रेस करने के जुनून में वो मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं, और मैं उस मिसकैलकुलेशन की तरफ रहा हूँ कि दैट मिसकैलकुलेशन वुड बी वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन फॉर इंडिया, because they don't know what Pakistan can do to them. जी
बिल्कुल, भारत को यकीनी तौर पे हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत फिर मिस्र के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। इमरान साहब, जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि भारत इसने अपनी हज़ीमत को ख़त्म करने के लिए इस किस्म के बयान दे रहा है और यकीनी तौर पर दोबारा से मिस एडवेंचर का मनसूबा भी उनकी जानिब से बना लिया गया है, क्या समझते हैं भारत नरेंद्र मोदी साहब जिन पर इतना सियासी दबाव है, उनके अंदर अंदरूनी मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और ऐसे में जंग करना पाकिस्तान के साथ क्या नरेंद्र मोदी की सियासत ख़त्म नहीं कर देगा? क्योंकि पहले भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, दोबारा ये शिकस्त खाने के लिए तैयार है। ज़ैनब देखिए, अमली तौर पर अगर आप देखें ना तो नरेंद्र मोदी जो है उसकी सियासत जो है अब पस्ती की तरफ गामजन है। और इंडिया में आप देखें कि पहली दफ़ा है जब से मोदी ने इक़्तिदार संभाला है कि तमाम तर गोदी मीडिया कि सपोर्ट के बावजूद भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें और उनके जो मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं वो मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। और यही जो खौफ और डर है उसे क्या वो, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, उनके दूसरे इलेक्शंस हैं, तो वो ये समझते हैं कि इस डर में है कि कहीं वो ये इलेक्शन हार ना जाए। उनको अपनी हार यकीनी नज़र आ रही है, इसीलिए वो सिर्फ लहू गरमाने के लिए अपने वोटरों का और वही हिंदुत्व सोच और जो फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह से करती आई है उसी सोच के साथ वो ये जो है ना राग लाप रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ख़ुद मोदी भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पे उनके जो फ़ौजी अफसर हैं वो भी अब मीडिया पे आके तो जो मर्ज़ी के हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें मार पड़ी है, मार के हक और ऑपरेशन बयानुल महसूस में, और एयरफोर्स चीफ जो है वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि कितने उनके जहाज़ गिरे और पाकिस्तान ने 7 उनके जंगी जहाज़ मार गिराए। तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छी तरह से याद हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस एडवेंचर वो करते हैं तो उन्हें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इस दफ़ा पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, भारत की फौजी क़यादत जो है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है और अगर भारत मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान स्मूथ फ्लोटेला के गिरफ्तार पाकिस्तानी अरकान की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन प्लान के हवाले से बात करें तो सदर ट्रंप ने कहा था कि 20 निकाती अमन प्लान पर अगर हमास अग्री कर लेगा तो गज़ा पर जो इसराइली हमले हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि हमास ने अग्री तो किया, लेकिन गज़ा पर हमले इसराइल की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं। अब जो बात की जा रही है कि इस अमन मनसूबे का जो अमल दरामद है इसको यकीनी बनाने के लिए अब क्या आगे जाके पेशरफ्त होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद कियानी जो कि साबिक सफ़ीर भी हैं। शाहिद कियानी साहब, ट्रंप की हिदायत के बावजूद इसराइल ने गज़ा पर हमले तेज़ कर दिए हैं, बजाय इसके कि हमले बंद करता इसराइल, लेकिन हमले तेज़ कर दिए गए हैं। तो फिर अब इस अमन प्लान का आप क्या फ्यूचर देखते हैं आगे जाके? क्या इसराइल पर भरोसा किया जा सकता है कि वो इस पर अमल दरामद भी होने देगा या नहीं? मैं जी, एक तो शुक्रिया जी मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। मैं अभी लेटेस्ट देख रहा था न्यूज़ जो CNN BBC भी है और अपना अल जज़ीरा है, वो ये रहा है जी कि मैं तो समझता हूँ, देखें जी मैं एक रियलिस्ट हूँ कि ये अब आप देखें कि 10 तारीख को जो इस महीने की नोबेल प्राइज का जो अनाउंसमेंट है वो भी होनी है। और सदर ट्रंप को एक जो पता है जिस तरह लीडर्स होते हैं उनको एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है कि तारीख उनको कैसे याद रखेगी। ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या चाहते हैं। पीछे वो अभी वो अपने अभी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बताया कि जी मैंने कितनी जंगें जो हैं पीछे छोटी छोटी जंगें मैंने बंद करवाई हैं, जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान का भी था और भी सारी छोटी छोटी। अब वो इसके ऊपर आ गए हैं कि जी ये जंग बंद करें। इन्होंने इसराइल को कहा है कि जंग बंद करे नेतन्याहू को। मैं आपको भी बताता हूँ लेटेस्ट, इसराइल के अंदर इस वक्त जो अवाम के अंदर जो है, जो वजीर आजम साहब हैं इसराइल के, वो इंतहाई अनपॉपुलर हैं। वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो अब जंग को वो कहते हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव है, जबकि उनका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जी होस्टेजेस जो हैं वो वापस आए। तो होस्टेजेस तो तभी वापस आएंगे जब जंग बंद होगी, ऐसे तो नहीं आ सकते। हमास ने तो इत्तेफाक कर लिया, एग्री कर लिया कि जी वो जंग इस वक्त की, उन्होंने कहा जी हम तो जंग बंद करते हैं और होस्टेजेस को रिलीज करने की निगोशिएट करते हैं, बात कर लें। जहां तक कहा जी डिसआर्म कर लें, मीन्स हथियार अपने डाल दें, वो तो नहीं हो सकता इस वक्त। तो इस वक्त नेतन्याहू को
और आपको ये भी बता दूं कि फौज का एक हिस्सा इसराइल का है जो उनको कहता है वजीर आजम को कि भाई ये काउंटर प्रोडक्ट, अब आप गाजा में किस चीज की जंग कर रहे हैं, कौन सी जंग है? हमास को तो आपने दीवार के साथ लगा दिया ना, अब आप कौन सी जंग चाहते हैं? अब ये जंग अनपॉपुलर हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि इस जंग का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने हमास को कहा था कि तो अपनी जंग बंद करो, वो तो उन्होंने कर दी, वो तो कहते हैं हम तो जी तैयार हैं। अच्छा क्यानी साहब, तो ये इस वक्त क्यानी साहब ये फरमाइएगा कि खबरें ये भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ये कहा कि तुमने जो करना था कर लिया, अब ये बंद करें और इस्राएली फौजियों का इनखला शुरू करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही, आपकी जो खबर है यही है, लेकिन एक चीज याद रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सपोर्ट है ना, वो इस वक्त वो सपोर्ट है कि जी इसराइल को, कि जो है जो कंजर्वेटिव, जो उनकी पार्टी बड़ी कंजर्वेटिव है, ये पुराने ख्याल की, ये जो है रिपब्लिकन पार्टी, इस पे बड़ी सपोर्ट है इसराइल की। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते हैं कि यार ये जंग बंद हो। अब इसका, क्योंकि वो अब इसका एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, उन्होंने जंग बंद कराई, लेकिन वो पब्लिकली ये नजर नहीं आएगा कि जी वो उनको बड़ा सख्ती से कह रहे हैं बंद करो। बिहाइंड द सीन्स यस, वो बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जंग का आगे जाना काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। हमास मान गया है, जब हमास मान गया है, और फिर उनका एक दूसरा चीज जो है, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है कि ये होस्टेजेस जो हैं वो रिलीज हों, एक्सचेंज हों। यो इसराइल के लोग, मैंने बताया ना कि वो चाहते हैं कि ये अब ये जंग बंद हो, और ये उनके जो जो अरसा दराज से जो होस्टेजेस हैं वो रिलीज हों। और इस वक्त एक और इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको मैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने जो फलस्तीनी हैं वो भी चाहते हैं कि जी ये जंग, गाजा के अंदर जंग बंद हो, और उनके जो होस्टेजेस जो अरसा दराज से जो कैदी हैं इसराइल के अंदर, कोई 1200 3,000 कई सालों से हैं, वो छोड़े जाएं। यहाँ पर जंग बंद होनी और इंसानियत को बचाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, लेकिन नेतन्याहू क्योंकि सर ये फरमाइएगा कि जो मुजवजा गजा अमन मंसूबे पे जो मुज़ाकरात हैं, जामिया मुज़ाकरात, वो पीर से मिस्र में शुरू हो रहे हैं, तो आप इन मुज़ाकरात की कामयाबी को किस नज़र से देखते हैं? कितने % ये उम्मीद की जा सकती है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और गजा में वाकई ही अमन कायम हो जाएगा? देखें जी, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि वो अरब ममालिक जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, उन्होंने तो कोई प्रेशर नहीं डाला। मैं तो ये समझता था कि अगर ये नहीं मानेगा तो ये जो ममालिक हैं ये अपनी रिलेशनशिप सस्पेंड कर देंगे, तभी तो प्रेशर पड़ेगा ना। क्योंकि क्योंकि देखें, अब आप खुद देखें कि इसराइल इस वक्त आइसोलेट तो हुआ है, क्योंकि जितने ममालिक थे इर्द गिर्द जो थे, उन्होंने इसराइल की पॉलिसी से कोई एग्री नहीं किया। लेकिन ये जो ममालिक इस वक्त हैं वो इसको तरजीह दे रहे हैं जी बातचीत करेंगे। ये बातचीत का कुछ सिर पैर निकल नहीं रहा, वो सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं हमास के ऊपर। आपको पता है तुर्की, मिस्र और मेरा ख्याल है कतर, इन तीनों ने वहां जाकर मिस्र में बातचीत कर रहे हैं हमास के साथ। तो हमास तो मान गया है कि जी मैं तो साहब आपने पहले बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अब ये वॉर वैसे ही अनपॉपुलर हो चुकी है। इसराइल जो चाहता था वो उसने कर लिया, 50 से ज़ायद लोगों का कत्लेआम किया नेतन्याहू ने। फिर हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से उन्होंने ये भी अपनी बात मनवा ली। तो अब इसराइल का जो एजेंडा था वो ऐसा लग रहा है कि वो तो उनको मिल गया है। तो अब सदर ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर गजा जंगबंदी हो जाएगी, इस पर अमल दरामद भी शायद इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्टिविस्ट निकले थे स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से भी आपका कॉमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। अब कहा जा रहा है कि 137 के नज़दीक जो कारकुन थे उनको इस्तांबुल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो हमारे साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उनकी रिलीज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा है? और उनको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया इसराइल की जानिब से। क्या इसराइल का जो इसराइल के अंदर जो हेट है पाकिस्तान के लिए, ये उसकी बड़ी वजह है कि उनको रिलीज़ नहीं किया जा सका? देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊं मैडम, मुझे बड़ा एक हैरानगी होती है कि ठीक है फ्लोटेला गया, ले जाना भी चाहिए था, बड़ी बहादुरी दिखाई लोगों ने जी। लेकिन अगर आप गाजा के लोगों से पूछें तो वो कहेंगे जी कि प्रायोरिटी हमारी कि जंग बंद हो जाए। कभी मरे लोगों ने भी खाना खाया और दवाइयां ली हैं, ये तो उन लोगों के लिए जो जिंदा बचेंगे। मेरी बात को समझिए कि नहीं? जख्मी पड़े हुए हैं, अस्पताल उनकी बुरी हालत में। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जंग बंद हो।
मैं ये आपको अभी आप देखें ना, पूछेंगे ये जो हमारे जो जो मुस्लिम मालिक के जो लीडर थे वो गए और प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिले भी थे, जो लीडर, उन्होंने क्यों माना 2021 का वो जी ये पॉइंट्स को? उस पॉइंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ये है कि जी जंग बंद हो, बंद होगी, जिंदा लोग बचेंगे तो खाएंगे पिएंगे भी। जहां तक फ्लोटेला की बात है कि वो गए, लेकिन कियानी साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह सफारतकारी के मैदान के एक जमे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो बात चीजें अलामती भी होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सेनेटर मुश्ताक जो गए हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग थे, ये दुनिया को ये भी तो बावर करवाना था ना कि वहां पे देख लें, हम तो पुरअमन लोग हैं, हम सिर्फ खुराक लेके जा रहे हैं, तो ये भी इसराइल को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं आपको आज बता देता हूँ आपको, इस तरह बाकियों को उन्होंने कहा कि हम यूरोप के कैपिटल्स में भेज देंगे, इनको भी किसी तरह भेज देंगे। इन्होंने पाकिस्तान ने एक मेरा ख्याल है बरतानिया को कहा है, किसी को कहा है कि भाई इसको छुड़वा दें। मेरा ख्याल है कि जो इनका एक एम और ऑब्जेक्टिव था इस फ्लोटेला का, वो यही था कि जब पुरअमन है, हम तो इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारे पास ड्राई फूड है और दवाइयाँ हम ले जाना चाहते हैं। वो तो एक मैं आपको बता दूं, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। आप देखिए कि कितने यूरोप के ममालिक में ये क्या नाम डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं। और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का अखबार पढ़ रहा था, तो इतनी तनकीद की है उन्होंने इसराइल की कि भाई बस करो, हो गया। तो ये चीज मैं कहता हूँ, ये एक ऑब्जेक्टिव ये उनका पूरा हो गया। जहां तक इनको छोड़ाने की बात है, मैं नहीं समझता कि इसको कुछ कहा जाएगा। इनको भी बाकियों की तरह छोड़ देंगे। जो है इसराइली हुकूमत है, वो अपना जो एम ऑब्जेक्टिव था उनको वो ये बताना चाहते हैं कि भाई आप, क्योंकि देखिए 20 साल से उस गाजा की जो पट्टी है उसके दरिया को, उसको उन्होंने बंद किया है, वो तो कैदखाना बना हुआ था। तो उनका ये कहना था कि जी हमने जब कहा कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, आप आए क्यों है? ये भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, बड़ी सीरियस वायलेशन है। लेकिन जाहिर है उनके लिए तो उन्होंने अपने लिए कानून बनाए हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि वेस्ट में खास तौर पे जो लाखों अफराद ने मुजाहरे किए हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जो उनका काबिल जिक्र जहाँ पे लाखों लोग सड़कों पे ना आए हों, तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा उन ममालिक की जो सियासत है उस पर भी इसका असर होगा? देखें, आप ये देखें कि बरतानिया के वजीर आजम ने जो ऐलान किया था कि जी मैं अपना इसको रिकग्नाइज करते हैं, वो भी एक, तो आपका ख्याल है कि उनको बहुत प्यार मोहब्बत था वहां पर, क्योंकि इस वक्त प्रेशर इतना है बरतानिया के अंदर, यूरोपियन सब ज्यादा मुल्कों के अंदर, कि जी बस इनफ इज इनफ और अब इसको रिकग्नाइज करें। तो इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन मैं एक और बात बता दूं आपको, प्लीज मेरी बात को गलत में समझिएगा। ये जो लोग गाजा के अंदर हैं, भूखे भी हैं, मर भी रहे हैं, उनके लिए जगह कोई नहीं है रहने की, बिल्डिंगें खत्म कर दी, अस्पताल खत्म कर दिए, उनके लिए ये रिकग्निशन की कोई अहमियत नहीं है। उनकी अहमियत ये है कि जी जंग बंद हो। और यहाँ पर एम्फोसिस यही होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ, हैरान होता हूँ मैं कि किसी यूरोपियन मुल्क ने सख्ती के साथ को नहीं कहा। देखिए ना जी, बिहाइंड द सीन्स उनको वेपन्स भी मिल रहे हैं। तो बच्चे बताएं, आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। डंडा नहीं देंगे तो वो तो जारी रहेगा। उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं। उन्हें इतने बंदे पहले मार रहे हैं, भी मर रहे हैं हर रोज। देखिए मैं आपको एवरेज है 60 से 70 बंदा मरता। अभी आप मैडम बता रही थी कि उन्होंने जंग और तेज कर दी है, क्योंकि उनको चाहते हैं कि जब अगर फर्ज करो रात के वक्त वो जंग बंद हो जाती है, तो कम से कम ये तो कह सकते हैं मैंने और बंदे मार दिए इतने। ये एक इतना बड़ा जुल्म है। मैं फिर कहूंगा कि अरब ममालिक जो हैं, जो गल्फ के मुल्क हैं, मैं एक अरसा दराज से कह रहा हूं कि इनको उनके वजीर खारजा का एक ग्रुप जाए, तल अवीव में जाकर इस वज़ीर आज़म कहें कि इनफ इज इनफ, बस कर दो यार, कितने बंदों को तुम मारोगे। बिल्कुल गजा में नेतन्याहू का कत्लेआम अभी भी जारी है, जबकि जानिब से 20 निकात पर मबनी अमन प्लान भी पेश किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद कियानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता भी रहे थे कि किस तरह से इस अमन मनसूबे पर आगे जाके अमल दरामद जो है करवाया जाएगा और गजा में जंगबंदी को मुमकिन बनाना ही एक वाहिद रास्ता है ताकि अमन जो है गजा में कायम किया जा सके। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया दोनों मुल्कों के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगा, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया मौजूद हैं। मलेशियन हम मनसब से उनकी मुलाकात होगी, तिजारत के हवाले से बातचीत होगी और कुछ नए रास्ते तिजारत के हवाले से खुलने जा रहे हैं। इमरान साहब, अब मलेशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देरीना हैं और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया में मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस दौरे को? पाकिस्तान के लिए किस तरह से सूदमंद होगा? तरक्की की नई राहें खुलनी जा रही हैं फिर? देखिए, बात ये है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ये जो मलेशिया का दौरा है, ये मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पे कर रहे हैं। इस दौरे की फादियत पे बात करने से पहले ज़रा आपको ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान $1.5 अरब जो है उसकी पहले तिजारत है। दोनों मालिक जो हैं वो $1.5 अरब का आपस में ये करते हैं। अब इस हजम को बढ़ाने पे तो बात होगी, लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखें कि ये बड़ा जो है ना कैलकुलेटेड दौरा और इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से तय हैं। इन चीज़ों पे अगर आप रोशनी डालें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो तजारती और इक़्तिसादी ताउन है दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में, उसमें ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि इस दौरे के दौरान बहुत सारे MOUs जो हैं वो भी उन पर भी साइन होंगे और बहुत सारे मादे जो हैं वो भी मुतवक्किल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इस बात पे लगी हुई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अब खुशखबरियों के दिन जो है ना वो आ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए तरक्की की राहें जो है वो खुल रही हैं। इमरान साहब, किन शोबों में बातचीत हो सकती है? सरमायाकारी के मौका यकीनी तौर पे पैदा करने के लिए इस वक्त कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, तो क्या लगता है किन शोबों पर बात होगी, किन शोबों को फ़रोग मिलेगा मज़ीद? देखें, सबसे ज़्यादा जो है वो हिलाल इंडस्ट्री जो है उस पर बात होगी, IT का शोबा है उस पर बात होगी, टेलीकॉम है और उसके अलावा फिर तालीम और तवानाई जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फिर डिजिटल मीशत के हवाले से जो है दोनों मुल्क इंटरेस्टेड हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो ये एक खुशखबरी है कि जो हिलाल मीट है और हिलाल जो फूड है, वो सारी जो हिलाल इंडस्ट्री है उसके लिए मलेशिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे बहुत सारा जो बिज़नेस है वो कर सकता है। और यहाँ पे अब हुकूमत ने इस तरह के जो मामलात हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी मलेशियन गवर्नमेंट के साथ भी और मलेशियन सरमायाकारों के साथ भी राब्ते में हैं और आपको बहुत जल्द इसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी नज़र आएंगे। अच्छा इमरान साहब, वज़ीर आज़म, हमारा जो मुल्क है इस वक्त यकीनी तौर पे प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं और अब बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हमें प्रोग्राम में सुनाते हैं। अभी ये भी बताइएगा, वली मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है वो क्या है और उससे जो है नौजवानों को कितने रोज़गार के मौका जो हैं वो मिलेंगे और मिल रहे हैं? देखें, बात ये है कि जो विजन 2030 है उस पे तो बात हम करेंगे, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें कि विजन 2030 से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो आपस में एग्रीमेंट हुआ है वो विजन 2030 के अगर देखा जाए लिहाज से तो ये दोनों मुल्कों के लिए जो मुमकिन तरक्की की एक नवीद लेके आया। और यहाँ पे मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँ ना, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ये बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने मुतलका महकमों को हदायत भी जारी कर दी हैं और उनकी ये कोशिश है कि कम से कम 10 लाख हुनरमंद जो पाकिस्तानी हैं वो फौरी तौर पे मिडल ईस्ट में जाएं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब जो है, क्योंकि सऊदी इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे सामने आया और ख़ित्ते में वहाँ पे तरक्की जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ये कोशिश है, इस सिलसिले में उन्होंने सऊदी हुकाम से भी बात की, फिर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनसे भी जब मुलाकात हुई उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ। और वज़ीर आज़म का इस वक्त विजन ये है कि फौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हुनरमंद पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे भिजवाया जाए ताकि उनके लिए रोज़गार का मसला भी हल हो और फिर उससे रेमिटेंस आएगी, यहाँ हमारे यहाँ भी तरक्की होगी और सऊदीया की तरक्की में हम अपना किरदार भी अदा करें। अच्छा इमरान साहब, 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं और इस तरह से मुख्तलिफ मौका तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब विजन 2030 और उसके साथ साथ हमारा दिफाई मुआहिदा, आप क्या समझते हैं अब आगे का पाकिस्तान का मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप?
देखें सऊदीया जो है ना, पहले उसकी मेन जो सारा दारोमदार था ना बेचते का, वो था सिर्फ तेल पे। हाँ जी। लेकिन अब जो विजन 2030 है जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो ये अब चाहते हैं कि सियाहत, सनत और ज़राअत जो है इन तीनों शोबों में भी तरक्की की मनाजिल तय की जाएं। और आप ये देखें कि सऊदीया ने टूरिज़म के लिए पे बहुत ना सिर्फ काम किया बल्कि बहुत तेज़ी से वहाँ काम हो रहा है। और अब ये जो तीनों शोबे हैं, वो सियाहत हो, वो इंडस्ट्री हो या वो ज़राअत हो, वो तीनों शोबों में अब पाकिस्तान जो है उसके लिए भी एक बड़ा खुला मैदान है कि पाकिस्तान भी इन तीनों शोबों में वहाँ जाके उनकी तरक्की में मावन साबित हो सकता है। ठीक। अच्छा इमरान साहब, मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान भी आने वाले हैं, तो क्या समझते हैं यहाँ पर आकर भी कोई बड़े मुआहदे हो सकते हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है? देखें, ये तो एक ऐसा, ये जो मुतवक्को दौरा है मोहम्मद बिन सलमान का, इससे पाकिस्तानी अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। और ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके बाद अब देखें सऊदी और पाकिस्तान एक, वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब शुरू से ही देखें इनका जो आपस में मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक है। और फिर जो है हरमैन शरीफैन की हुर्मत के लिए तो हम सब की जानें भी कुर्बान है, और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे सऊदीया के लिए एक ख़ास जज्बा रखते हैं। लेकिन ये जो मामला है इस मुआहदे के बाद, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया इस एक बंधन में भी बंध गए हैं कि जिससे एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर होगा और एक दूसरे का दिफा जो है वो मिल के किया जाएगा। तो ये जो सारे मामला थे, इसके बाद अब सऊदी अरब यहाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और पाकिस्तान दिफा को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी दिफा सऊदीया का अपना दिफा है, तो उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट होगी। और फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले रुके हुए थे वो भी अब आपको होते हुए नज़र आएंगे। और फिर सबसे ज़्यादा ये कि दिफाई पैदावार के हवाले से अब जो मामला है उस पे भी अब आपको देखेंगे उस इंडस्ट्री में सऊदी अरब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताबुन बढ़ा पाकिस्तान जो है इस वक्त नई मंजिलें तय कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस वक्त मुआहदे भी किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तिजारत के हवाले से नए मौका जो है हमारे नौजवानों को मिलेंगे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।